बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ब्रॉडशीट के मामले को लेकर अपोजिशन ने पहले बगलें बजाई, खुशियाँ मनाई, इसको अपनी फतह करार दिया और ये कहा कि हम सुरखरू हो गए हैं। लेकिन अब मुसीबत बन गई है, क्योंकि तफसीली फ़ैसला आने के बाद जब उसको पढ़ा गया और उसके मुख्तलिफ मंदरजात को देखा गया तो अपोजिशन को ये पता चला कि हमारा कुछ मामला जो है वो दबा नहीं है, बल्कि नए मामला खुल गए हैं। मैं एक इंतहाई आसान मिसाल से आपको समझाने वाला हूँ, ताकि इसको इतना आसान करें कि जो आम आदमी है और जो आदमी कभी स्कूल नहीं भी गया उसको भी समझ आ जाए कि ये केस के अंदर हुआ क्या है, पकड़े कहाँ से गए। नवाज शरीफ साहब को ये लगता था कि अगर मेरे जो फ्लैट्स हैं एवनफील्ड अपार्टमेंट के, उनकी सारी तवज्जो उधर थी ना, क्योंकि वही फ्लैट्स हैं जिनके ऊपर करप्शन का तस्करा किया जाता है, जिसपे मियाँ साहब के खिलाफ केसेस भी चले हैं। एवनफील्ड अपार्टमेंट को अगर अटैच कर देती बरतानिया की अदालत इस केस में, ब्रॉडशीट के केस में, और ये कहती कि एवनफील्ड अपार्टमेंट जो है वो अटैच्ड है, इसकी भी आप कमीशन ले लें हुकूमत पाकिस्तान से, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को लगता था कि उनके लिए बड़ा काम ख़राब हो जाएगा, कि मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन अगर उसको अटैच नहीं करते तो मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगा। बस ये सिंपल पैरामीटर उन्होंने बनाया हुआ था। अब हुआ ये है कि वो तो अटैच नहीं हुए, लेकिन कुछ 70 से ज़्यादा नई प्रॉपर्टीज़ निकल आई हैं। अब मैं आपको देने वाला हूँ वो आसान मिसाल जिसकी मैं बात कर रहा था। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये नीले रंग का एक पेन है और आप क्लेम करते हैं कि ये पेन चोरी का है। मैं कहता हूँ जी ये पेन चोरी का नहीं है। अदालत एक कमेटी बनाती है 3 बंदों की जो बरतानिया में बनी है, और वो ये कहती है कि चेक करो कि नवाज शरीफ का ये वाला पेन जो है चोरी का है या नहीं है, क्योंकि अगर ये चोरी का है तो इसकी रिकवरी में 20% जो है वो ब्रॉडशीट को मिलेंगे। अब ये जो पेन है उन्होंने किया ये पेन आप समझें, ये मियां नवाज शरीफ साहब के लिए ये पेन जो है ये है उनके एवनफील्ड अपार्टमेंट्स। वो 3 बंदे इंक्वायरी करते हैं और इंक्वायरी करके जाके अदालत को बताते हैं कि जी ब्रॉडशीट कंपनी ने जो इस पेन के बारे में बताया इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते फ़िलहाल, लेकिन ये जो दूसरा वाला पेन है इमरान खान के पास ये भी चोरी का है, ये जैकेट भी चोरी की है, ये जो कागज़ और बाकी चीज़ें मेरे पास ये भी चोरी के हैं, ये कपड़े जो मैंने पहने हुए और जूते पहने हुए भी चोरी के हैं, और ये मोबाइल फ़ोन भी चोरी का है। तो 70 नई चीज़ें ऐसी पकड़ ली जो चोरी की हैं। और वो एक चीज़ जो है ये अभी भी इबाम में है, जो नीला पेन है जहाँ से फड्डा शुरू हुआ था। अब मैं ये कहूँ कि मैं सुरखरू हो गया हूँ, क्योंकि ये पेन जिसके ऊपर कहा गया था चोरी का है ये चोरी का नहीं निकला, या आप साबित नहीं कर पाए कि ये चोरी का है। लेकिन अदालत कहेगी जी बाकी सारी चीजें आपके पास चोरी की हैं, तो आप चोर तो हैं। चाहे ये एक चीज है इसके ऊपर अगर अभी फैसला नहीं हो पाया, बाकी सारी चीजें तो चोरी की हैं। ये हुआ है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बदकिस्मती से, कि जो ब्रॉडशीट कंपनी, उन्होंने मियां साहब को पता भी नहीं था उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वो निकाल कर लेकर गए थे, और सारी चीजें उन्होंने नैब के साथ शेयर की थी। वो खुफिया इंफॉर्मेशन थी जब उन्होंने अपनी अदालत को दी कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब का ये सारा पुलंदा है और ये सारी प्रॉपर्टीज जो उन्होंने कभी भी बताई नहीं किसी को, हमने ये निकाली है खोज के, और ये नवाज शरीफ और उनकी फैमिली की हैं, तो आप इनको जो है वो हमें इसकी कमीशन लेके दें। तो उसमें एवनफील्ड अपार्टमेंट को अगर अलग कर दें तो बाकी 70 से ज्यादा प्रॉपर्टीज उनकी नई ऐसी निकली हैं। अब ये पनामा से बड़ा स्कैंडल है, इसको आप पनामा प्लस कह सकते हैं, या पनामा पार्ट 2 आप इसको कह सकते हैं। और इसके असरात जो हैं वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगे, ये अगले इंतखाबात तक जाएंगे। उसकी कुछ वजूहात हैं। देखें, जब पनामा पेपर्स का मामला हुआ था 2016 में हुआ था, 2.5 साल चला था, फिर मियां नवाज शरीफ साहब पे इसका बड़ा खौफनाक इम्पैक्ट आया था। अब भी हुकूमत को आए हुए 2.5 साल हुए हैं, एक नया स्कैंडल आया जो पनामा से भी बड़ा है, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसमें सिर्फ ज़्यादातर जो है वो शरीफ खानदान फंस गया है। ब्रॉडशीट स्कैंडल, तो इसमें प्रॉपर्टीज़ भी ज़्यादा है, अमाउंट भी ज़्यादा है, लोग भी ज़्यादा हैं, और शरीफ खानदान के ऊपर एलिगेशन भी ज़्यादा हैं, और बरतानवी अदालत का फैसला भी है, ये भी मोहर लग गई ऊपर से। तो ये ज़्यादा बड़ा स्कैंडल बनेगा और आने वाले दिनों में शरीफ खानदान के लिए परेशानी पैदा होगी। अब वो शुरू में तो उन्होंने खुशी मनाई, उनको लगा कि हमारे हक में आ रही हैं चीज़ें, क्योंकि उसकी डिटेल में गए नहीं, उसको पढ़ा नहीं, उसकी तफसील में नहीं गए, और उसको डिटेल में पढ़े बगैर, कानूनी माहिरीन से मशवरा किए बगैर उसको अपनी फतह करार दे दिया
और ना सिर्फ फतह करार दिया बल्कि हमायती बन गए बरतानवी अदालत और ब्रॉडशीट कंपनी के। ये हमायती बन गए। इन्होंने कहा जी वो कंपनी को आपने पैसे देने थे हमें हमारी करप्शन ढूंढने के लिए, वो कंपनी ने कहा इनकी आज तक कोई करप्शन नहीं मिली, लिहाजा ये लोग बेगुनाह हैं और आप हमें कमीशन दें, हमने काम किया है। उसने कहा ये नहीं हुआ, कंपनी खुद बोली। उन्होंने कहा आप करप्ट हैं, आपकी करप्शन हमें मिली, आपकी करप्शन हमारे पास मौजूद है, हमने अदालत में दी है और उसी की बुनियाद पर हम ये कमीशन ले रहे हैं। सिर्फ आपका जो एनआरओ हुआ था परवेज मुशर्रफ के साथ, जिसने मना कर दिया था कि जनाब इनका एहतसाब ना किया जाए, इस वजह से हमारा मुआहदा कैंसिल हुआ था, वरना आप लोग तो फंस गए थे। अब इस मामले की इमरान खान साहब ने इंक्वायरी शुरू करवाई। इंक्वायरी की जो टीम बनाई उन्होंने, उसमें जो सरबराही है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जनाब जस्टिस अजमत सईद साहब को दी गई है। रिटायर्ड जस्टिस हैं, मगर अपोजिशन ने उन पर एतराज़ात उठा लिए हैं। ना सिर्फ खुद उठाए हैं बल्कि अपने सहाफ़ियों के जरिए से भी उठाएं। एतराज़ात बहुत सारे लोगों ने उठाए। आबिद शेर अली साहब ने लिखा है कि ऐसी तकरीरी पर इमरान खान को शर्म आनी चाहिए, ये इंसाफ का कत्ल है, हम नहीं होने देंगे। शाहजेब खानज़ादा का एक प्रोग्राम का क्लिप है, वो बहुत वायरल कर रहे हैं। और फिर पंजाब असम्बली में करारदाद भी पेश की गई इस मामले पे। उमर चीमा ने जो है वो इसके ख़िलाफ़ ट्वीट किया है। इफ्तिखार अहमद साहब ने, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ ट्वीट किया है। और इसके अलावा अंसार अब्बासी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी इनके ताल्लुकात हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया इसके ख़िलाफ़। फिर फ़रतुल्लाह बाबर साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने ट्वीट किया। BBC ने इस मामले को उठाया। फिर और कुछ बहुत सारे सहाफ़ी हैं, जाहिद गशकोरी है, हसनात मलिक है, तलत हुसैन साहब हैं, उन्होंने भी ये लिखा कि इनकी अज़मतों की होशरबा दास्तानें खुलकर सामने आ जाएंगी। व्हाट्सएप, JIT, सिसिलियन माफिया, इनकी हमाकतों की कोई हद नहीं है। और ये तलत हुसैन साहब, फिर मतीउल्लाह जान, और उसके बाद अबसार आलम साहब जो पैमरा के चेयरमैन रहे, मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी साथी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, मरीम नवाज साहिबा की गाड़ी में भी रहते हैं। और ये अबसार आलम साहब ने बड़ा सख्त एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी फ़लाँ बंदों को भी आप बना दें, फिर अगर इन्हीं को बनाना है तो। मतीउल्लाह जान के 2 ट्वीट हैं और उसके बाद मुख्तलिफ खबरें छुपवाई गई हैं। बहरहाल PMNL पूरी की पूरी ये कह रही है कि जस्टिस अजमत सईद को ना बनाए या गलत किया बना के। 3 वजूहात हैं जो बताई गई हैं। मैं तीनों वजूहात आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, पनामा का फैसला जब मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हुआ तो जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उस बेंच के एक रुकन जस्टिस अजमत सईद साहब थे और उन्होंने, वो उन जजों में थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला दिया था। तो अब ये लगता है कि ये क्योंकि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हैं और पनामा का फैसला भी इन्होंने दिया था और ये उन जजों में से है जिन पे नवाज शरीफ साहब तोहमतें लगाते रहे बाद में, तो इसलिए इनको कहा कि ये कंट्रोवर्शियल है। दूसरा नुक्ता, ये नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे उस दौर में जब ब्रॉडशीट के साथ नैब काम कर रहा था। जज बनने से पहले ये वकील थे। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर वकील जज बनते ही वकील हैं जज। और बतौर वकील ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे, प्रोसिक्यूटर जनरल रहे, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के। तो ये तो सारे वकला ऐसे ही काम करते हैं और मुख्तलिफ ओहदों पे भी रहते हैं, लेकिन जब वो जज बन जाते हैं तो फिर वो अपने आप को न्यूट्रल साबित करने की कोशिश करते हैं। तीसरा एक अहम नुक्ता उन्होंने ये उठाया कि शौकत खानम जो अस्पताल है उसका जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है, ये उसके मेंबर भी हैं। अगर आप लिस्ट देखें शौकत खानम के जो BOGs की है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की, तो आखिर में नाम आता है जस्टिस रिटायर अजमत सईद। तो ये अब ये 3 बड़े एतराज़ात उन्होंने लगाए हैं। नंबर 1, पनामा के फैसले में नवाज शरीफ के खिलाफ। नंबर 2, नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रह चुके हैं। नंबर 3, शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के बंदे हैं। तो इमरान खान से ऑब्वियसली इनका अच्छा ताल्लुक है, या उनकी इनके बारे में अच्छी राय है, या एक दूसरे के बारे में इन दोनों की अच्छी राय है, तो इसलिए इनको बनाया गया। अब आ जाए इस बात पे कि 3 बड़े एतराज़ात के बाद क्या हुकूमत को जस्टिस अजमत सईद साहब की सरबराही में ही ये कमेटी रहने देनी चाहिए? तो इसका बिल्कुल सीधा सीधा जवाब है कि इमरान खान साहब को बदल देना चाहिए। हालांकि ये उनका सवाबदीदी इख्तियार है, उन्होंने अपना हक और अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है, जो मर्जी कमेटी वो बनाए। लेकिन इस तनकीद के बाद और इन 3 नुक्तों को उठाने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बदल देना चाहिए, ये बिल्कुल सीधा जवाब है। अब ये वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी, वो इसको बदल देंगे, तो क्या बदलने के बाद एक और सवाल ये पैदा होता है
कि अपोजिशन तस्लीम कर लेगी कि आपने बदल दिया, दूसरा बंदा ले आए? तो इसका भी जवाब बिल्कुल उतना ही सीधा है कि फिर भी तस्लीम नहीं करेगी। यानी अगर आप किसी को भी जज को या किसी भी रिटायर्ड जज को या किसी भी काबिल एहतराम शख्सियत को आप लाएं और लाकर कहें कि जनाब आप ये इसका जो है वो फैसला करें, इसकी इंक्वायरी करें ब्रॉडशीट मैटर की, तो अपोजिशन बिल्कुल पसंद नहीं करेगी, क्योंकि अपोजिशन इसकी तहकीकात पसंद नहीं कर रही। शुरू में उन्होंने बगैर पढ़े इस मामले के ऊपर बढ़के मारी हैं। उनको लगा कि पाकिस्तान का मीडिया आज भी नहीं पढ़ता और ना हुकूमत पढ़ेगी, लेकिन यहां पे ट्रेंड बदल गए हैं। लोग चीज़ों को आप गहराई के साथ देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उनमें से नुक्ते निकालते हैं और फिर सामने आते हैं। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा फैसला है और भी बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। उन सवाल के जवाब के लिए कमेटी बनाई इमरान खान ने। अपोजिशन चाहती नहीं कि यह कमेटी बने, खासतौर पर PMLN, क्योंकि अगर ये कमेटी बनी तो ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी कि जनाब वो कौन कौन से बंदे हैं और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो ब्रॉडशीट ने पकड़ी और उसमें हकीकत कितनी है। क्या वाकई ये सारा वो पैसा है जो इन्होंने छुपाया हुआ था, और उस पैसे की रिकवरी इन्होंने जो ब्रॉडशीट ने तो ले ली है, तो पाकिस्तान को क्या मिला? और दूसरा वो जो NRO हुआ था छुप छुपा के, परवेज मुशर्रफ साहब ने जो दिया था नवाज शरीफ साहब को, उनके हवारियों को, दूसरे साथियों को, काफ लीग को, और उस दौर के पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का जो एक अलग ग्रुप बना था उनको। तो ये जो सारा का सारा मुशर्रफ साहब ने NRO दिया था, NRO पहले वाला, 2 NROs हो चुके हैं अब तक। तो ये जो पहले वाला NRO था, इसके अंदर कौन कौन कसूरवार था और किस तरह ये हुआ था। कुछ ब्यूरोक्रेट फंसेंगे, कुछ सियासी जमातें फंसेंगी, कुछ नए केसेस खुलेंगे, नैब के नए केसेस बनेंगे और अपोजिशन ज़्यादा बुरी हालत में चली जाएगी, ज़्यादा बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी अगर ये तहकीकात शुरू हुई तो। लिहाजा इसकी तहकीकात होनी ही नहीं चाहिए। और अगर आप माजी का रिकॉर्ड उठा के देखें अपोजिशन का या खासतौर पे नून लीग का, तो उनको जज से कोई गरज नहीं होता, फैसले से गरज होता है। फैसला हक में आए तो वो कहते हैं अदलिया का बोलबाला हो गया, अदलिया की आज़ादी कमाल है, अदलिया ने जो है वो इंसाफ का बोलबाला कर दिया और इन जजेस को हम सैल्यूट पेश करते हैं, फैसला अगर अपनी मर्जी के मुताबिक आए तो। लेकिन अगर फैसला मर्जी के मुताबिक ना आए तो वही जज, सेम जज, इनके लिए बहुत बुरा हो जाता है। ये फिर गाली भी देते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, तौहीन अदालत भी करते हैं, धमकी भी देते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है। लिहाजा ये नहीं चाहेंगे कभी भी कि इनका किसी किस्म का भी कोई, मैं मिसाल आपको दे देता हूं। आपको याद होगा JIT बनने पे इन्होंने मिठाइयां बांटी, सबको पता था ये JIT बनी है, किसी मेंबर पे इन्होंने एतराज़ नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने सचमुच तहकीकात शुरू कर दी तो फिर JIT को गालियां देना शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनने पर इन्होंने मिठाइयां बांटी, बड़े खुश हुए। लेकिन वो जब जजेस ने मुकदमा सुनना शुरू किया और समातों के अंदर जैसे जैसे गंभीर सूरत बनी तो इन्होंने गाली देना शुरू कर दी। नैब को ये पहले कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जब नैब ने प्रॉपर तहकीकात शुरू की तो नैब को भी गाली देना शुरू कर दी। तो मामला यह है कि जब आप तहकीक करेंगे और हकायक तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, चोरी को पकड़ेंगे तो ये आपको गाली देंगे। हाँ, अगर आप मट्टी डालेंगे, मामला रफा दफा करेंगे तो ये फिर आपको कहेंगे कि हक और सच का बोलबाला हो रहा है, हम सुरखरू हो रहे हैं। अब ये इंतहाई मुश्किल वक्त है, एक बड़ी मुसीबत है PMLN के लिए। और इस बड़ी मुसीबत के वक्त, यानी PMLN के लिए बड़ी मुसीबत मैं कब कहता हूं, ये जो मैंने आपको नाम लिए ना सहाफ़ियों के, जब ये सहाफ़ी और इनके अलावा कुछ और सहाफ़ी भी हैं या कुछ सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं या कुछ खूनी लिबरल्स हैं, जब वो सारे मिल के इकट्ठे किसी एक मसले के ऊपर बोलना शुरू कर देना तो आप समझें कि नून लीग मुश्किल में आ गई। जब इकट्ठे मिलकर वो बोलना शुरू कर दे एक साथ, क्योंकि इनके ताल्लुकात बड़े गहरे हैं आपस में, नेक्सस बड़ा कमाल है। और कुछ का तो जाके मिलता है इवन श्रीवास्तव ग्रुप के साथ, इंडियन क्रॉनिकल्स, कुछ तो वहां जाके मिलते हैं। तो सबका अपना अपना मफाद है, लेकिन मिशन एक ही है, रियासत के साथ झगड़ा, रियासती इदारों के साथ झगड़ा और कमज़ोर बनाना। और PMLN क्योंकि इसमें अपनी हुकूमत ढूंढ रही है, अपनी बचत ढूंढ रही है, वो ये चाहती है कि उनको एक NRO मिले, लिहाजा वो भी इस लड़ाई का हिस्सा है। तो जब ये सारे सहाफ़ी एक साथ बोलें या इनके कुछ और हवारी, जिनका मैंने पहले आपको बताया, अगर वो एक साथ बोलें, एक साथ अटैक करें किसी एक मामले के ऊपर या एक शख्सियत के ऊपर, तो फिर आप समझ जाएं कि इस मामले में बहुत बड़ी मुसीबत है जो PMLN फेस कर रही है। और इस मुसीबत से निकलने का अब रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक और जो मैंने उसको पढ़ा है और जो मैंने समझा है इस केस को,
ये एक एवनफील्ड अपार्टमेंट से निकल के मामला बहुत दूर तक चला गया है। अब एक प्रॉपर्टी नहीं है, दो प्रॉपर्टीज नहीं है, 70 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज और 70 से ज़्यादा मुसीबतें। किस किस का जवाब देंगे? अभी तक जो चीज़ें आई उनका जवाब तो दे नहीं पाए, तो मुस्तकबिल में कैसे जवाब देंगे? ये सवाल अब PMLN के सामने खड़ा है। इमरान खान साहब को चाहिए कि वो फौरी तौर पे तब्दील करें कमेटी को, क्योंकि देखें जिनकी इंक्वायरी हो रही है उनका हक बनता है कि वो तब्दीली करवाएं, कमेटी को तब्दील करें। लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूं कि कोई भी कमेटी बनेगी अपोजिशन मुतमईन नहीं होगी, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ये तहकीकात हों ही ना। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।